मातेचा पुत्र या मातेचा हिरा खबरदार त्याला भेटतो माझ्या नजरेचा तीर हा ही क्रांतीचं शस्त्र शस्त्राचं उत्तर मी ठेवतो शस्त्र मुझे गांधी से नहीं अहिंसा से नफरत है। आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। दामोदर वीर सावरकर के इस पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्र को उस महानायक के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितना वीर सावरकर ने कष्ट झेले उसका 5% भी हम अपने जीवन में अगर कष्ट भोगे तो शायद हम में से अधिकांश लोग जीवन से ही पलायन कर जाएं। वीर सावरकर का बचपन ही बहुत ही चुनौतियां भरा था। नासिक में ये पैदा हुए और इनके पिताजी माताजी का दोनों का देहावसान बहुत ही अल्प आयु में हो गया था। बड़े भाई ने उनको जीवन के संघर्ष की अनेक गाथाओं के साथ स्कूली शिक्षा को पूरा किया। बचपन से ही संघर्ष की जो नींव उनके जीवन में पड़ी वो उनके राष्ट्र प्रेम में और राष्ट्र के प्रति एक स्वतंत्रता के प्रति उनका जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर इसलिए कहते हैं कि बचपन से ही उनके जीवन में स्वतंत्रता का वो पाठ उन्होंने पढ़ लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के उस अल्पकाल में उन्होंने एक संगठन कैसा होना चाहिए, कैसे संगठन को गठन करके सारे काम को करना है, उन्होंने बचपन से सीख लिया था। वीर सावरकर ने मित्र मंडलों को इकट्ठा कर मित्र मेलों के आयोजनों को करना शुरू किया। उन्होंने अभिनव भारत करके एक संगठन 1904 में बना लिया था। पुणे में उन्होंने सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई महात्मा गांधी के आह्वान पर। और वह अपने जीवन में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी। वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे। और वो सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छे कुशल संगठक थे। और उन्होंने जीवन की कटु सच्चाइयों को जिस तरह से अपने बचपन में देखा था उसको कालांतर में उन्होंने उसी को अपनी ऊर्जा का साधन बना लिया। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है तो उनके छोटे मोटे चुनौतियां उनको तोड़ नहीं सकती। फिर उनको तो काले पानी की सज़ा हुई थी। और काले पानी की सज़ा का मतलब ये, अगर वीर सावरकर की जगह कोई और होता तो शायद वो आत्महत्या कर लेता। लेकिन वीर सावरकर के बारे में जो उनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ, मैंने उनके ग्रंथों को पढ़ा है, उनकी लेखनी को पढ़ा है, उनकी जीवनी को पढ़ा है। 1857 का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था जिसे लोगों ने गदर का, उनका वो गदर नहीं था, वो स्वतंत्रता का संग्राम था। वे आगे बढ़कर जब वो ब्रिटेन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ आए तो उन्होंने इंडिया हाउस में उनके साथ रहकर उनके विचारों को जानने का प्रयास किया। और उनके विचारों की वजह से उनके जीवन में वो एक ऐसा परिवर्तन और आया जिन्होंने हिंदुत्व के उस नई परिभाषा को गढ़ने का काम वीर सावरकर ने किया। 1909 में लंदन टाइम्स में उन्होंने एक लेख लिखा था जब मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली को गोली मार दी थी। और उस समय 8 जुलाई 1910 में उनकी इन सब बातों में उनकी भी भूमिका को देखते हुए उनको एक MS मौर्य नामक जहाज से उनको सज़ा के लिए ले जाया जा रहा था। वे उसके सीवर हॉल से छेद करके और समुद्र में निकल गए। लेकिन उसके बाद वो फिर पकड़ लिए गए और उसके बाद उनको दोहरा आजीवन कारावास मिला। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सज़ा उनको सेल्यूलर जेल भेजा गया। वहाँ वे कोयले से कविता लिखते थे, वो कोयले से चित्र बनाते थे। कोल्हू के बैल की जगह कोल्हू में उनको जोता जाता था और उनको 2 लीटर तेल निकालना पड़ता था। आप अंदाज लगाइए कि एक बैल की जगह किसी व्यक्ति को अगर जूझना पड़े और पानी, और पीछे से हंटर पड़ते थे, रोंगटे खड़े हो जाते, आत्मा जल जाती, पेशाब करने का समय नहीं मिलता था। एक ऐसी काल कोठरी में उनको रखा जाता था जहाँ कई बार
लोगों का वहीं पर टॉयलेट कर देते थे और पूरी रात भर उनको उस बात को सहन करना पड़ता था। नरकी से भी बदतर जीवन यदि कोई था तो वो काले पानी की सजा थी। पीने को बहुत कम पानी मिलता था। वीर सावरकर ने के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सेलुलर जेल की इस कष्ट को देख के उन्होंने अंग्रेजों को एक लेटर टाइप करके दिया। अब आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस आदमी को लिखने के लिए कागज और कलम नहीं मिलती थी, वो कोयले से दीवारों पर कविताएं लिखते थे, फिर उनको स्मरण में लाते थे, फिर उनको बाद में उन्होंने वो याद कर करके फिर उनको लिखा उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति अंग्रेजों के लिए माफ़ीनामा लिखेगा। कुछ देश के उन गद्दारों ने जिन्होंने देश के हिंदू के नाम से ही चिढ़ मचा रखी है, ऐसे लोगों ने वीर सावरकर को महापुरुष मानने से मना कर दिया। लेकिन वर्तमान की सरकार ने वीर सावरकर के उस सेलुलर जेल को एक स्मृति के रूप में जिस तरह से विकसित किया है, नमन है वीर सावरकर को। उन्होंने हिंदुत्व को ही इस सनातन संस्कृति का एक रक्षक बिंदु माना। इस भारत के सांस्कृतिक विरासत के लिए एक सांस्कृतिक जो राष्ट्रीय चेतना है या जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, ये वीर सावरकर ने कहा था। आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर हम उनको आज नमन करते हैं। उनके जीवन से उन बातों को हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कितनी भी कठिन चुनौतियां आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन डटकर मुकाबला करिए, क्योंकि वीर सावरकर जितने कष्ट तो हम सहन कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास जितने कष्ट आते हैं उनमें से टूट जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये सीखने की ज़रूरत है। नंबर कम आए, आत्महत्या कर ली। नीट के एग्ज़ाम में अच्छा क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आत्महत्या कर ली। टेस्ट में आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो आत्महत्या कर ली। किसी से ब्रेकअप हो गया तो आत्महत्या कर ली। कहीं और बात हो गई, फाइनेंशियली हम थोड़े क्राइसिस में आ गए तो आत्महत्या कर ली। अरे सावरकर के जीवन से सीखिए। देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा उनके मन में था, उन्होंने उसके बाद उस सेलुलर जेल से बाहर आने के बाद किताबें लिखी और राष्ट्र को नई दिशा देने का काम वीर सावरकर ने किया। मैं समझता हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन गाथा को प्रत्येक बच्चे को पढ़ना चाहिए और उनके जीवन गाथाओं को स्कूलों में और महाविद्यालयों में बताया जाना चाहिए। आज आवश्यकता उनकी मूर्तियों को लगाने की नहीं है, आवश्यकता उनके विचारों को आत्मसात करने की है। कई महापुरुषों की मूर्तियां लगा तो देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कौवे बीट करते हैं, कभी क्या करते हैं, प्रेरणा कितने लोग लेते हैं। क्या हम उनकी जयंती के दिन केवल दुग्ध स्नान और उनसे धुलाकर हम सोच लेते हैं कि हमने जयंती मना ली? तो ये ठीक वैसा ही है कि किसी दवा को हम उतारें और अंदर गले के नीचे नहीं उतार सकें और आत्मसात न करें तो वो शरीर में कोई परिवर्तन लाने वाली नहीं। वैसा ही इन महापुरुषों की मूर्तियाँ सड़क पे लगाने से नहीं, हमारे दिलों में बसानी पड़ेगी। जब दिलों में हम इन मूर्तियों को बसा लेंगे तो हम उनके जीवन को जीने की प्रेरणा पालेंगे। मैं वीर सावरकर को नमन करते हुए आप सबसे आह्वान करता हूँ कि इन गाथाओं को भले ही मेरी आवाज़ के माध्यम से ही पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं शब्दाडंबर में विश्वास नहीं करता। मैं शब्दों के सटीक भाव में विश्वास करता हूँ। मैं शब्दों को भावों के साथ प्रस्तुत करता हूँ। मैं शब्दों को जीकर प्रस्तुत करता हूँ। मैं शब्दों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए श्री राम ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीर सावरकर को बहुत बहुत हार्दिक नमन।